जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी बिहार एसआई साइंस प्रैक्टिस सेट के तीसरे क्लास की। दूसरे क्लास को हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस करा था और आज आपका तीसरा क्लास है। और आप सबों को मालूम है कि जो सेशन की पीडीएफ होती है वो कहाँ मिलती है, तो सर टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, तो सर पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v1 से करता है। मेरे मित्र, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे फॉल्ट है, उसको सुधार लेंगे कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग यहाँ पे होना चाहिए v1 वेग से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा, यहाँ पे v2 नहीं होगा। इस चीज को आप लोग सुधार लेंगे। कहा जा रहा है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 वेग से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। मेरे मित्र, एक और चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो वेग की बात की जा रही है, वेग की बात नहीं की जानी चाहिए था, यहाँ पे चाल की बात की जानी चाहिए था। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग औसत चाल की बात करते हैं, जब हम लोग औसत चाल की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि औसत चाल जो है वो कुल दूरी और कुल समय का अनुपात होता है। क्या होता है, आप कहते हैं कुल दूरी और कुल समय का अनुपात होता है। मेरे मित्र, ये तो बहुत ही सरल है। जब टोटल डिस्टेंस दिया हुआ रहता है और टोटल टाइम दिया हुआ रहता है, तो हम लोग कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन मेरे मित्र, औसत चाल के लिए आप सभी अपने एग्जाम पर्पस से 2 शर्त हमेशा माइंड में रखिएगा। क्या है वो शर्त, तो सर पहला शर्त है कि जब वस्तु समान दूरी अलग अलग चाल से कवर करती है, जब वस्तु समान दूरी अलग अलग चाल से कवर करती है, अलग अलग चाल से तय करती है, समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करती है, तब जो औसत चाल होता है वो औसत चाल उसके दोनों चाल का हरात्मक माध्य होता है, यानी कि हार्मोनिक मीन होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि सर यहां पे औसत चाल क्या होगा, मान लीजिए कि अलग अलग चाल में एक आपका v1 है और दूसरा क्या है आपका v2। ध्यान में रखेंगे कि ये v1 और v2 का हरात्मक माध्य औसत चाल तभी तक जरूरी होगा जब सर चाल हमारा 2 ही होगा। अगर 3 चाल रहेगा तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो क्या कह सकते हैं आप कि जब वस्तु समान दूरी को सर v1 और v2 चाल से तय करती है, तो जो हमारा औसत चाल होता है वो किसके बराबर होता है, तो सर v1 और v2 यानी कि उसके चाल के हरात्मक माध्य के बराबर होता है, जिसको हम 2v1 इंटू v2 बटा 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब भी आपसे सवाल करा जाए कि कोई वस्तु जो है वो समान दूरी को क्या करती है, तो पहले आधा दूरी v1 चाल से करती है तय और फिर आधे दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो उस केस में आप सभी क्या कहेंगे कि सर औसत चाल 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 के बराबर होगी। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने तो बताया 2 कंडीशन याद रखना है, दूसरा कंडीशन भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से, जब वस्तु ध्यान में रखेंगे यहां भी 2 ही चाल होगा, यानी कि जब वस्तु v1 एवं v2 चाल से समान समय तक चलता है, तो इस केस में जो औसत चाल होता है वो v1 प्लस v2 बटा 2 के बराबर होता है। यानी कि जब वस्तु समान समय तक v1 और v2 चाल से चल रहा है, तब जो उसका औसत चाल होगा वो उसके दोनों ही चाल के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। और मेरे मित्र, जब वस्तु समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करेगा, तो उस स्थिति में जो औसत चाल होगा वो हरात्मक माध्य यानी कि 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 के बराबर होगा। तो भाई मेरे, आपसे जो सवाल करा जा रहा है उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन में तो रूट अंडर v1 इंटू v2 है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में v1 प्लस v2 बटा 2 है, तो आप कहेंगे सर ये तो तब होता जब वस्तु समान समय तक v1 और v2 चाल से चल रहा होता। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
कुल दूरी का आधा भाग v1 से और शेष आधा भाग v2 से, यानी कि समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय कर रहा है, तो औसत चाल किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 के बराबर होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मेरे मित्र आप सभी जानते हैं कि जो क्लोरोफिल है इसी को हम लोग पर्णहरित कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल क्या करता है, तो सर ये सूरज की किरणों को अवशोषित करता है, या आप कह सकते हो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सोलर एनर्जी बहुत ही आवश्यक होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और हम लोग क्या कहते हैं कि सर मैग्नीशियम इसको बनाने में क्या करता है, सर सहायक होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस की बात की जा रही है, ये सभी पौधे के लिए क्या है, उपयोगी तत्व हैं। और जो की फैक्ट आप सबों को ध्यान में रखना चाहिए वो ये आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मैग्नीशियम की कमी से पौधे क्या होते हैं सर, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मैग्नीशियम की कमी से पौधे पीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है, पौधे पीला पड़ जाता है, और इसी को हम लोग हरी महीनता कहते हैं, यानी कि पौधे का पीला पड़ जाना क्लोरोसिस कहलाता है, या हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, हरी महीनता कहते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम की कमी से पौधे में बीज का निर्माण नहीं होता है। कैल्शियम की कमी से पौधे में बीज का निर्माण नहीं होता है, आप सभी ये चीज भी ध्यान में रखना। और साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बीज का निर्माण नहीं होता है, और साथ ही इसके बारे में ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी पौधे में कैल्शियम की कमी होती है तो सर जो हरित लवक होता है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, पोटेशियम की कमी से पौधे के पत्तियों में कौन सा रोग होता है, तो सर अंगमारी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अंगमारी रोग होता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लीट डिजीज कहते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि क्लोरोफिल जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। तो अगर आपसे कहीं पे ये सवाल करा जाए कि क्लोरोफिल के कितने प्रकार हैं, आप कहेंगे दो प्रकार हैं। कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। इसके बनाने के लिए कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम, या इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, आप कहेंगे मैग्नीशियम। साथ ही मैग्नीशियम की कमी से पौधा पीला पड़ जाता है जिसको हरी महीनता कहा जाता है। कैल्शियम की कमी से पौधे में बीज का निर्माण नहीं होता है, हरित लवक सही ढंग से कार्य नहीं करता है। और पोटेशियम की कमी से पौधे के पत्तियों में क्या होता है, अंगमारी रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि गुरुजी अंतिम उत्पाद बोला जा रहा है, लास्ट प्रोडक्ट, तो हम लोग के माइंड में अमूमन बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का ख्याल आता है और हम झट से ऑक्सीजन टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया की, तो ये क्या है, तो सर पौधे में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि पौधा को जब भी फूड मटेरियल की जरूरत होगी तो वो किस अभिक्रिया की बात करेगा, आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की बात करेगा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मतलब होता है, यानी कि इस प्रक्रिया के उपरांत जो ग्लूकोज बनता है उससे मतलब होता है। और आप सभी को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और अगर वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स आपस में जुट रहे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये क्या बना लेते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी C6H12O6 और साथ ही साथ 6O2 का निर्माण करते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, कुछ मित्र कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के रिएक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। भाई मेरे यहाँ पे हम वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो ऑक्सीजन को ये पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस है। अगर हम वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेंगे तो हमें प्लस 6H2O करना होगा। तो फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन पड़ते हैं, एक तो आपका ये रिएक्शन है और दूसरा रिएक्शन आपका 6CO2 प्लस 12H2O जब हम लोग लिखते हैं और क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ये आपका C6H12O6 प्लस
6H2O प्लस 6O2 के रूप में लिखा जाता है। तो जब हम यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स वाटर का लेंगे तो हमें सर 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का इस तरह से फॉरकेट करके दिखाना होता है। ध्यान में रखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है वो क्या है सर? तो सर मुख्य उत्पाद जो है वो ग्लूकोज होता है, और मेरे मित्र यही जो है वो क्या कहलाता है? अंतिम उत्पाद भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतिम उत्पाद भी कहलाता है। और मेरे मित्र प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो ये आपका वाटर और जल बनता है, ये दोनों क्या होते हैं? बाय प्रोडक्ट यानी कि उप उत्पाद होते हैं। तो आप सभी इस चीज को हमेशा अपने माइंड में सेट रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपरांत जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है वो क्या है? मेन प्रोडक्ट और अंतिम प्रोडक्ट है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही मेरे मित्र अगर बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, तो आप सभी कहेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ये कच्चा पदार्थ हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो है वो क्या हो जाएगा? उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि चूंकि वाटर का जो निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उसको भी हम लोग बाय प्रोडक्ट के रूप में ही देखते हैं, लेकिन वाटर का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो क्या है? तो आप कहेंगे सर ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए एक तरह से कच्चा पदार्थ के रूप में भी कार्य किया जाता है। इसीलिए आप लोग धड़ल्ले से क्या पढ़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद सिर्फ ऑक्सीजन ही है, जबकि ऐसा नहीं है। H2O और जो ऑक्सीजन है दोनों को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में ही देखते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। साथ ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है? तो सर श्वसन प्रक्रिया का विपरीत होता है। क्यों होता है विपरीत? तो सर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुट करके क्या करते हैं? सर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जबकि श्वसन के प्रक्रिया में क्या होता है? तो सर जो हमारा पचा हुआ भोज्य पदार्थ ग्लूकोज के रूप में होता है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का निष्कासन करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया का क्या होता है? विपरीत होता है। एक क्वेश्चन आप सबों के लिए है, आप सभी नीचे कमेंट करके बताना। मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों के शरीर में पैरों की हड्डियां है, ह्यूमरस तथा उरुअस्थि, फिबुला तथा टिबिया, फिबुला तथा उल्मा, टिबिया तथा बहिप्रकोष्ठा। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कई दफा हम लोगों ने पढ़ा है कि टिबिया और फिबुला जो है वो पैर की हड्डी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि आपके बॉडी में कुल हड्डियों की संख्या, टोटल बोन की संख्या कितनी होती है? आप सभी याद रखना 206 होती है। कितनी होती है? 206। और मेरे मित्र अगर स्पेशली बात की जाएगी कि पैर की हड्डी, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग फीमर की बात करते हैं, साथ में जो हम लोग टिबिया की बात करते हैं, फिबुला की बात करते हैं, और टॉर्सल और साथ ही जो हम लोग मेटाटॉर्सल की बात करते हैं, टॉर्सल और मेटाटॉर्सल, टॉर्सल और मेटाटॉर्सल, ये क्या होते हैं? तो सर ये सभी पैर की हड्डी ही कहलाती है। फीमर, टिबिया और फिबुला, टार्सल और मेटाटार्सल, ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर? पैर की हड्डी कहलाती है। और मेरे मित्र अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि सिर की कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है, या सिर में कुल हड्डी की संख्या, मतलब क्या आपके सर में कुल बोन की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 29। जिसमें हम लोग अगर बात करते हैं फेशियल बोन की, तो सर फेशियल बोन की संख्या कितनी होती है? आप सभी ध्यान में रखना 14 होता है। साथ ही मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी क्या ह्यूमरस नाम का भी हड्डी होता है हमारे शरीर में? बिल्कुल होता है। हमारे हाथ का जो अग्रभाग है ये वाला पोर्शन सर, इसमें ह्यूमरस होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो उल्मा कही जा रही है, ये उल्मा नहीं अल्ना हम लोग कहते हैं। और ये जो अल्ना है ये भी आपका हड्डी ही है जो आपके हाथ के इस वाले पोर्शन में पाया जाता है। तो ह्यूमरस और अल्ना भी क्या है? तो सर आप कहेंगे सर ये हाथ की हड्डी है, जबकि फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल ये पैर की हड्डी है। और सिर में कुल हड्डी की संख्या 29, फेशियल बोन की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर 14। और मेरे मित्र अगर बात की जाएगी कि सर जो सबसे लंबी
बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? आप कहिएगा सर फीमर। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है आप सबों को मालूम होगा सर मध्य कान में मौजूद स्टेपीज हड्डी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से, तापमान से। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि वायु भी एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है। अब वायु के एक जगह से दूसरी जगह गमन करने के लिए क्या चाहिए? तो सर प्रेशर का हायर और लोअर कंसंट्रेशन होना चाहिए। यानी कि वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती है सर? गति करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वायु का वेग संबंधित है, आप कहेंगे सर दाब प्रवणता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। आप सबों को मालूम है निम्नलिखित में से दूसरे जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है, वो जानवर क्या है? गधा, चमगादड़, घोड़ा, मगरमच्छ। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कुत्ता के काटने से तो रेबीज होता ही होता है, साथ में अगर चमगादड़ काट ले तो भी क्या हो सकता है सर? रेबीज हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि चमगादड़ के काटने से दो रोग होते हैं, एक तो आपका रेबीज हो गया, और दूसरा जब हम लोग इबोला की बात करते हैं तो यह भी किसके काटने से होता है सर? चमगादड़ के काटने से ही होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रेबीज जो है ये कुत्ता और चमगादड़ के अलावे अन्य पशुओं के काटने से भी होता है। और मेरे मित्र सिंपली कहते हैं कि रेबीज जो है वो पागल कुत्ता, चमगादड़ और साथ ही साथ लोमड़ी, पागल कुत्ता, चमगादड़, लोमड़ी, इन सभी के काटने से क्या होता है सर? रेबीज बीमारी हो सकती है। मेरे मित्र एक्चुअली में रेबीज इन्हीं पशुओं के काटने से क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि सर जो वायरस होता है वो पहले इसी के बॉडी में डेवलप होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि रेबीज से संबंधित एंटी रेबीज वायरस का खोज किसने करा था? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एंटी रेबीज वायरस का खोज लुई पास्चर ने करा था। किसने करा था? लुई पास्चर ने करा था। और मेरे मित्र लुई पास्चर ने ही पास्चुराइजेशन की भी खोज की थी। अच्छा, रेबीज होने पे क्या होता है? तो सर रेबीज होने पे आपका तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है। और मेरे मित्र रेबीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कुत्ता पे पानी डालेंगे तो कुत्ता भागता है। अब किसी को कुत्ता काट लिया, अब उसमें रेबीज वायरस आ गया है, तो अब सर वो भी हरकत कैसे करेगा? कुत्ता के तरह करेगा। वो भी सर भौंकना स्टार्ट कर देता है, या फिर उसको भी क्या होता है सर? जल से डर लगना शुरू हो जाता है। इसलिए रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, या हाइड्रोफोबिया डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? जल, अल्कोहल, कांच, वायु। गर्म करेंगे तो कौन सबसे ज्यादा फैलेगा? मेरे मित्र आप सभी कहते हो कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की तो कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 पॉपुलर स्टेट हैं, होते तो 5 हैं। चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था, 5वां अवस्था बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो मेरे मित्र ये जो आपका सॉलिड स्टेट होता है इसमें जो अंतराण्विक स्थान होता है बहुत कम होता है। और मेरे मित्र इसमें जो इसके कण होते हैं वो आपस में मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। जबकि लिक्विड की बात करते हैं तो सॉलिड की अपेक्षा इसमें जो अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है। जबकि अगर हम गैस की बात करते हैं तो सर इसके कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा क्या होता है? बहुत ही नग्न होता है। अब क्या होता है कि सर जब आप गैस को गर्म करते हो तो इसके कणों में चूंकि अंतराण्विक स्थान जो है इसके कणों के बीच में ज्यादा है और इसीलिए इसके कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर है। तो जैसे ही आप इसको हीट देते हो तो इसके कण पहले से अपने सतह में गति कर रहे होते हैं। जैसे ही आप हीट देते हो इसके कणों की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है और ये और ज्यादा क्या होती है? तो सर तेजी से विस्तृत होना यानी कि तेजी से फैलना शुरू कर देती है।
तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, आप कहेंगे सर जल। इसके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो कहीं ना कहीं सॉलिड से क्या होगा सर, कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका फैलाव सॉलिड की अपेक्षा आप कहेंगे थोड़ा ज्यादा होगा। बात करेंगे अल्कोहल की तो आप कहेंगे सर ये तो लिक्विड के फॉर्मेट में ही आ जाएगा। कांच तो सॉलिड है। लेकिन बात करेंगे वायु की, तो वायु को जब आप गर्म करेंगे तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा सर बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से ये बहुत तेजी से एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन चारों ऑप्शन में वायु को गर्म किया जाए तो आप कहेंगे सर जो वायु के कण होंगे वो बहुत तेजी से फैलेंगे, और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो ग्लिसरॉल की बात की जा रही है, इस ग्लिसरॉल को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग नेचुरल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, जिसका अणुसूत्र चेला जी C3H8O3 होता है, C3H8O3 होता है। और अगर आप इसके संरचना की बात करते हो तो क्या कहते हो कि सर CH2 एक अल्कोहल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है, साथ ही CH एक अल्कोहल ग्रुप के साथ, और मेरे मित्र यहां पे फिर CH2 जो है वो भी एक अल्कोहल ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आप सभी इस पे देख पा रहे होंगे तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है C3H8O3, अगर आप काउंट करेंगे तो मिल जाएगा। कैसे, तो 1 2 3 3 कार्बन, अच्छा 2 1 3 2 5, अब 5 1 6 7 8 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O 1 2 3 मतलब 3। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूहों की संख्या, तो हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि द्वितीयक ग्लिसरॉल में द्वितीयक अल्कोहल की संख्या, तो हमारा आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ग्लिसरॉल में टोटल अल्कोहलिक ग्रुप की संख्या कितनी होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा। मेरे मित्र 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि OH जो है वो क्या है सर, अल्कोहल ग्रुप के जो कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इसमें ग्लिसरॉल में कुल अल्कोहल ग्रुप की संख्या, यानी कि कुल अल्कोहल ग्रुप की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे, कुल अल्कोहल ग्रुप की संख्या, तो आप सभी याद रखना 3। कितना सर, 3। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो अल्कोहल ग्रुप हैं या इसमें जो अल्कोहल होते हैं सर, उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्राथमिक अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, और दूसरा आपका सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहलिक समूह कहते हैं। मेरे मित्र ग्लिसरॉल में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुपों की संख्या 2 होती है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप की संख्या 1 होती है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या, आप कहेंगे गुरुजी 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन करा जाता कि ग्लिसरॉल में कुल अल्कोहलिक समूहों की संख्या, तो आंसर 3 हो जाता। और अगर क्वेश्चन करा जाता कि ग्लिसरॉल में द्वितीयक अल्कोहलिक समूहों की संख्या, तो आप कहते सर आंसर 1 हो जाता। तो ये तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। आप कहेंगे सर मैक्स प्लांक ने दिया था। इन्होंने ही क्या बताया था कि जब ऊर्जा किसी स्रोत से निकलती है तो वो कण के रूप में नहीं निकलती है, बल्कि क्या होता है, तो सर ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलती है, जिसको बाद में चल करके आइंस्टीन ने क्या बताया, ये छोटे छोटे पैकेट फोटोन कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप सबों को मालूम होगा। बाद बाकी न्यूटन के बारे में आप सभी जान रहे होंगे कि सर अगर हम लोग गति के नियम की बात करेंगे तो न्यूटन का नाम लेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे सर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की, तो सर न्यूटन का नाम लेंगे। हम लोग बात करेंगे सर ऑप्टिकल डिस्क की खोज किसने करा, तो आप कहेंगे सर न्यूटन ने करा। आइंस्टीन सापेक्षिकता के सिद्धांत का खोज करा। साथ ही साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको क्या मिला था सर, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हाइड्रोमीटर है ये आपेक्षिक घनत्व के साथ साथ विशिष्ट गुरुत्व को भी मापता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ग्रेविमीटर जो है, इसके बारे में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विशिष्ट स्थान पर गुरुत्वाकर्षण की जांच करता है, जबकि हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो सर ये जो है ये आर्द्रता की जांच करता है, या आर्द्रता मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और मेरे मित्र हिप्सोमीटर का बेसिकली उपयोग जो है हम लोग हाइट और एलिवेशन यानी कि ऊंचाई को मापने के लिए हिप्सोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखना।
अगला क्वेश्चन कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? सर ध्यान में रखेंगे इंडोनेशिया में है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आ गया तो कोई परेशानी की बात नहीं है सर, ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है और हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, तो सर कोई बहुत ज्यादा इसमें बुराई नहीं है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये जो लूसी आपका ज्वालामुखी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हो कीचड़ वाला ज्वालामुखी बोला जाता है, यानी कि इसको मडी की आपका जो मडी वोल्केनो होता है उसमें सर किसका नाम आएगा? सर लूसी का नाम आएगा, क्योंकि इसके इरप्शन से क्या हुआ था, तो सर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो मडी मटेरियल कीचड़ जैसे पदार्थों का क्या हुआ सर? विस्फोट हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही सरल सा सवाल। KNO3 रासायनिक सूत्र है। के किसके लिए यूज करते हैं? पोटेशियम के लिए। NO3 नाइट्रेट, आप कहेंगे सर ये पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट की बात की जाएगी, आप सभी ध्यान में रखना, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट की बात की जाएगी, क्या कहोगे? AgNO3। सिल्वर क्लोराइड की बात की जाएगी, AgCl। और सिल्वर अगर ऑक्साइड की बात की जाएगी, चला जी, सिल्वर ऑक्साइड की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखना Ag2O। क्या ध्यान में रखेंगे? Ag2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? मतलब कौन सा गैस वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धुआं। आप कहेंगे धुआं, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब वायु प्रदूषण गैस है, जबकि हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषण गैस नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के चलते ही क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है सर? अम्ल वर्षा होती है। और मेरे मित्र, बहुत ज्यादा अगर धुआं निकलना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे सर वायु तो हमारा प्रदूषित हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? आकर्षण बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत क्षेत्र। मेरे मित्र, सवाल करा जा रहा है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी चालक से हम लोग क्या करते हैं सर, करंट को प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जिसके बारे में किसने बताया था? सर ऑरेस्टेड ने बताया था। और मेरे मित्र, हम लोग इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करा? ऑरेस्टेड ने करा। आप कहेंगे कि सर ये आकर्षण बल क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं दो अलग अलग चार्ज की और दो सेम चार्ज की, आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? मेरे मित्र, अगर हम बात करें Q+ और Q+, तो आप कहेंगे सर इसके बीच में विकर्षण होगा। क्या होगा? विकर्षण होगा। तो भाई मेरे, जब इसके बीच में विकर्षण होगा तो मान लीजिए कि ये चार्ज आपका स्थिर है और इस चार्ज को आप कहीं से ला रहे हैं, तो आप लाएंगे तो ये कुछ ही दूरी पर इसको विकर्षित करना शुरू कर देगा। तो जहां से ये विकर्षित करना शुरू कर देगा वही इसका विकर्षण वाला क्षेत्र कहलाएगा। अब अगर Q+ चार्ज है और यहाँ Q- चार्ज है, अब इसको अगर आप यहाँ पे स्थिर रखे हैं और इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खास दूरी पर से ही इसको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगा और आप क्या कहेंगे सर? वो आकर्षण बल वाला क्षेत्र कहलाएगा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र, तो सर जब किसी आवेश को कहीं पे स्थिर रखा जाता है तो उसके चारों ओर क्या होता है? एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र, तो सर स्थिर आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वही हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? स्लाइम मोल्ड, मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा। ध्यान में रखेंगे, मोनेरा में सर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में जीवों के वर्गीकरण की, तो आर.एच. विटेकर ने बायोलॉजी में जितने भी जीव थे उन सभी को कितने जगत में डिवाइड करा सर? 5 जगत में डिवाइड करा था। कौन कौन सा? तो पहला था हमारा मोनेरा, दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा प्रोटिस्टा, और तीसरा कौन सा था? तो सर तीसरा था हमारा फंगी। चौथा कौन सा था? तो सर चौथा था हमारा एनिमेलिया। चौथा सर प्लांटे लिख लीजिए, ज्यादा सुटेबल रहेगा। और लास्ट में सर एनिमेलिया, लास्ट में एनिमेलिया। मेरे मित्र, अब मोनेरा के अंतर्गत जो जीव थे उसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया था। और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया वैसे जीव होते हैं जिसका शरीर जो है
वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, तो सर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में सर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो हम सीधे कहेंगे सर मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसी के अंतर्गत कौन आता है सर, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि हम अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव की बात करते हैं तो दोनों में अंतर यही होता है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसके कोशिकाओं में सर विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जीव में क्या होते हैं, तो सर उसके कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि सर उसके केंद्रक के चारों ओर जो है वो केंद्रक झिल्ली मौजूद रहती है। बाद बाकी जीवों के 5 वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। आप कहेंगे ये क्या हुआ भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग क्वांटम संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वांटम की संख्या की बात करते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति, क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताती है। ध्यान में रखेंगे कि ये 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब लिखेंगे, लाइट कट गई है तो ये सेव नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको थ्रोली बता देता हूं कि ये जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, साथ में द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मेरे मित्र चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान +1/2 और -1/2 लेते हैं। तो इसके कितने मान हैं सर, 2 मान हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आज के इस सेशन में यहीं तक हम लोग 16 ही क्वेश्चन रखते हैं। 4 क्वेश्चन का हम पीडीएफ में आंसर टिक आउट कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। बाद बाकी कल के सेशन में हम चारों क्वेश्चन को एक बार फिर से डिटेल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और साथ ही अगर आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।